देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया। राज्य में ओबीसी आरक्षण अब 17% नहीं बल्कि सिर्फ 7% हो गई है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। ममता बनर्जी ने 2012 में बड़ा बदलाव किया था, विस्तार से आपको बताते हैं। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है और सरकार का कहना है कि यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने 2010 से लेकर 2012 के बीच ओबीसी सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बताया था। ये वही विपक्ष है जो लगातार संविधान का हवाला देता रहा है। हालांकि 2010 से पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा बरकरार है, लेकिन 2012 के बाद जितनी भी ओबीसी कैटेगरी और सर्टिफिकेट बनाए गए थे उन सबको कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस कोटे के जरिए पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्ति पर भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। अब देखिए, इस फैसले के साथ ममता बनर्जी सरकार के समय में लागू हुआ ओबीसी कैटेगरी का ए और कैटेगरी बी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2 कैटेगरी में बांटा था, यानी कि ओबीसी कैटेगरी ए को 10%, ओबीसी कैटेगरी बी को 7% आरक्षण मिला। अब इस दौरान कई जातियां जोड़ी गई जिसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी। अब उस समय ओबीसी ए की सूची में 49 समूह और ओबीसी बी की सूची में 91 जाति समूह शामिल किए गए। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तमाम उन मुस्लिम उपजातियों का जो आंकड़ा था, जो आरक्षण था, वो रद्द कर दिया, जिन्हें पहले से कोटे का लाभ मिल रहा था। अब नई नीति लागू होने के बाद से ये जातियां पश्चिम बंगाल की सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ के पात्र अब नहीं होंगे। इसके खिलाफ 2024 में कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसले के बाद जो कहा कि 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र जो बनाए गए थे वो नष्ट हो गया। अब इसके अलावा एक और हलचल इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। वो हलचल क्या है? वो हलचल है अभिषेक बैनर्जी को लेकर। अभिषेक बैनर्जी सत्ता परिवर्तन होने के बाद से लगातार अब सरकार के निशाने पर हैं। कारण है उनका अवैध तरीके से कई उनकी संपत्तियां होना। 24 संपत्तियों को निशाना बनाया गया है और साथ ही अवैध कब्जों को लेकर भी अब सरकार काम कर रही है। कोलकाता और हावड़ा के बाद अब आसनसोल के बर्नपुर इलाके में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ स्थित तृणमूल युवा कांग्रेस के अवैध कार्यालय को मंगलवार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अब टीएमसी नेताओं की परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। शुभेंदु सरकार उनके चिट्ठे खोल रही है। शुभेंदु सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अब टीएमसी नेता जो है अभिषेक बैनर्जी वो भी निशाने पर है। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बैनर्जी के 17 मकानों को नोटिस जारी किया है। 24 में से 17 जिनमें अभिषेक बैनर्जी से अपने घर में हुए निर्माण कार्य के बिल्डिंग प्लान यानी कि नक्शा, उसके बदलाव के बारे में ये दस्तावेज मंगाया गया है कि आपने क्या बदलाव किया, हमें लगता है कि ये नक्शे के अनुरूप नहीं है, हमें ये नक्शा मुहैया करवाइए। अभिषेक बैनर्जी को 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है और अभिषेक बैनर्जी अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो दादा का बुलडोजर चल सकता है, ये तय माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चिकन नेक के लिए 120 एकड़ की जमीन मुहैया सरकार को करवा दी गई, यानी कि अब चिकन नेक पर केंद्र का बिल्कुल हाथ होगा। अब सब कुछ उनके हाथ होगा। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कह दिया है कि 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन दे दी जाएगी। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्रीय एजेंसियों के नियंत्रण में देने की मंजूरी भी दी गई है। अब ये इलाका चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ की जो चौड़ाई है वो केवल और केवल 22 किलोमीटर है और ये संकरा गलियारा मुख्य भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। इतना ही नहीं, ये जो पतला संकरा गलियारा है जिसके एक तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल और एक तरफ बांग्लादेश है और थोड़ा सा आगे चलकर अगर हम देखें तो चीन का भी यहाँ से बॉर्डर लगता है। सरकार का उद्देश्य है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग कार्य को तेज करना और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। अब ये जो चिकन नेक सीधे केंद्र के अब नियंत्रण में आया है, इससे कई फायदे होने वाले हैं सुरक्षा के लिहाज से। जब यहाँ पर केंद्र सरकार अपने विकास कामों को आगे आयोजित करेगी, आगे बढ़ाएगी, तो यहाँ पर बीएसएफ के जवान और जो सेना होगी उन तक तमाम जो लॉजिस्टिक है वो मुहैया करवाना आसान हो जाएगा।
घुसपैठियों के एंट्री पर पूर्ण विराम लगेगा। और इन फैसलों से दिक्कत किसे हो रही है? अगर भारत की सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा फैसला लिया गया है, तो कौन बदलते हुए बंगाल को नहीं देखना चाहता? चिकन नेक काटने की इच्छा रखने वाला शर्जील इमाम आज जेल में है। और एक बार शर्जील इमाम ने यह बात कही थी कि चिकन नेक में इतना मवाद भर दो कि पूर्वोत्तर से भारत का कनेक्शन ही टूट जाए। लेकिन सरकार उसकी चिंता को लेकर अब परेशान थी। कई बार बंगाल में जमीन भी मांगी गई ममता सरकार से, लेकिन कई प्रकार के बहाने दिए गए, लेकिन जमीन नहीं मिली। अब देश विरोधी लोगों को इन फैसलों से मिर्ची लग रही है। आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिम जो जाति हैं, उनको अब दर्द भी हो रहा है कि क्यों ये जो 77 जातियां थी वो हटा दी गई, क्योंकि दीदी ने मुफ्त की ये जो सौगात दी थी अब उसे छीन लिया गया है। तो हो हल्ला होना तो बिल्कुल कंपलसरी मान लीजिए आप। आज इन्हीं सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल में शुभेंदु की सरकार बने हुए सिर्फ 11 दिन हुए हैं और ताबड़तोड़ फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं कि 11 साल की कसर मानो पूरी हो गई हो। और इन पूरे मामले पर खास तौर पर देखिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब जो कार्रवाई हो रही है, नोटिस भेजा गया है, अब इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको सुनाते हैं। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है, तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा। नहीं जब तो सांसद का क्या कमाई है? एक बिजनेस, बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है वो। ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है, कोई नया बात थोड़े। और केएमसी एक्ट में हम लोग पॉलिसी मेकर, तो दादा आप मेयर हैं, आपको नहीं मालूम? हम पॉलिसी मेकर हैं केएमसी एक्ट में। हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं। नोटिस जो है उसमें बोरो का मेंशन किया गया है। बोरो भी एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर में है। हम लोग का इसमें हमको कोई जानकारी नहीं है। अब कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लीप्स एंड बाउंड्स का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो भगवान नहीं है, ना ही आपका बुआ जी भगवान है। तो जो नियम सबके लिए है, पेपर दिखाइए, कुछ नहीं करेंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो सुना आपने अर्जुन सिंह, अग्निमित्रा पॉल जो अभी अभी मंत्री बनी है, वो भी बता रही हैं कि अगर आपके पास वैध दस्तावेज हैं तो आप ले आइए। इसके अलावा फरहाद हकीम को भी आपने सुना। अब इन पे सियासी हलचल बहुत तेज है, बयानबाजियां भी तेज है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये फैसले पहले भी लिए जा सकते थे, लेकिन ये रोके क्यों गए थे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रामप्रकाश पांडे जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं और वे बाकी से अपनी बात भी रखते हैं। सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले रामप्रकाश जी, आप ही से शुरुआत होगी कि ये फैसले जो आज लिए जा रहे हैं, ये तो पहले भी लिए जा सकते थे। हर बार ये बहाना देना कि जमीन हम नहीं दे पा रहे क्योंकि समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो आज कैसे समन्वय हो रहा है? आप लोगों ने काम जो 15 साल में नहीं किया, वो शुभेंदु सरकार 11-12 दिन में कैसे कर रही है? यही बड़ा दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल इसी तरह से राजनीति का केंद्र बना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में केंद्र में हमेशा दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार, वो राजनीति केवल करने के लिए पश्चिम बंगाल बना और उसको हमेशा हेय दृष्टि से और उसे दबाया गया, उसके अधिकारों से वंचित किया। आज डबल इंजन की सरकार, तो ठीक है, दोनों तरफ से उनको मिल रहा है तो 11 दिन में काम कर पा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को जब टीएमसी सरकार थी उस समय से ये सब दिया ही गया ना, उसके साथ वार्तालाप ही किया नहीं गया। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दोष किसी और को ही देना है। आप अपने घर में नहीं देखेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बस सामने वाले का ही दोष है। ये बात तो सब जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय से फेंसिंग के लिए बीएसएफ की फेंसिंग के लिए जो है जमीन मांगी जा रही है। क्यों ममता सरकार ने जमीन अलॉट नहीं किया, क्यों नहीं जमीन दे दी? ममता सरकार ने दिया नहीं। ममता सरकार के साथ जिस तरह से बैठा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर में, उस तरह से बैठा गया क्या? कैसे बैठा जाता है सर, बताइए कैसे बैठा जाता है? अगर केंद्र
आपसे जमीन मांग रहा है तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार बैठेगी, मीटिंग करेगी, केंद्र भी बैठेगा, मीटिंग करेगा, सारी बात आगे होगी। लेकिन आप लोग के बीच में ये जो ईगो क्लैशेस हो रहे थे केंद्र और राज्य के बीच में, ये ईगो क्लैशेस की वजह से इसका खामियाजा तो बंगाल को भुगतना पड़ा ना। ईगो क्लैशेस भी हमारी मुख्यमंत्री गए, उनके स्पीकर तक बंद कर दिया गया, बैठे कहीं गई दूसरे मुद्दे पर, तो देखा जा रहा उनकी बात आ रही है तो उनकी स्पीकर डाउन कर दिया जाता है। ठीक है सर, यही बात है ना कि जब मनरेगा को लेकर बिल मांगा गया, जब आप लोगों से पूरी लिस्ट मांगी गई कि क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितने मजदूर लगे, कितने दिन काम किया, वो डेटा तो आप देते नहीं है और उसके बाद पूरी दुनिया में चिल्लाते कि मनरेगा का पैसा हमें नहीं मिला। स्वामी सर आपके पास आऊंगी, स्वामी सर आपके पास आती हूँ। ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आएंगे। सांसदों को अरेस्ट तक किया गया, हमारे डेलीगेशन को अरेस्ट तक किया गया पंचायत मंत्री के साथ घर पर, जब वो उनके ऑफिस में बैठे। राम प्रकाश सर, अरेस्ट होने पर इतना दर्द हो रहा है, जरा उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के, उनके घर के बारे में सोचिए जिनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर मारा था, जिनकी हत्या हुई थी। ठीक है, स्वामी सर आपके पास आएंगे, स्वामी सर आपके पास आएंगे कि अब ये फैसले कैसे 11 दिन में हो रहे हैं, 12 दिन में हो रहे हैं, जो पहले नहीं हो पा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, देश की सुरक्षा का मामला, केंद्र और राज्य के बीच में मनमुटाव, मनभेद, मतभेद चलता है, लेकिन देश की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ 15 सालों तक, और अब तक भी जमीन को लेकर जो है कोई बात नहीं आई थी, कोई चीज सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मुद्दे तो बहुत दिनों से पेंडिंग थे बंगाल सरकार के साथ। पश्चिम बंगाल जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है और वहां पे घुसपैठियों की लगातार आवाजाही होती है, तो इसीलिए भारत सरकार ने जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं सबको फेंस किया है। ये बंगाल का एक हिस्सा बचा हुआ था क्योंकि वहां पे उनको फेंसिंग के लिए जमीन नहीं मिल रही है। जमीन तो राज्य सरकार की है, राज्य सरकार को अपने लोगों से खरीद के देनी होती है, यही एक कायदा है। दूसरा क्या था कि जो चिकन नेक का आपने जिक्र किया, वो उस पे पहले ही वो शर्जील इस्लाम ने कहा था कि हम काट देंगे, तो उसी समय ममता बनर्जी को कहना चाहिए था कि भाई आप ये जमीन लेके यहाँ पेट्रोलिंग शुरू कराइए और यहाँ पे बीएसएफ को लगा दीजिए, ताकि भविष्य में न तो यहाँ से घुसपैठ हो और न कभी कोई सडनली ऐसी कार्रवाई हो जाए कि ये कट ऑफ हो जाए नॉर्थ ईस्ट सारा इससे। तो वो तो एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाहरी सुरक्षा को लेकर के ये जमीन के मसले थे। अब चूंकि उनकी अपनी सरकार आ गई तो उन्होंने फटाफट उनको क्लियर कर दिया, वो जमीन भी दे दी। तो ये तो चाहते थे, जैसे लोग कहते हैं कि भाई जब ये टीएमसी हटी है सरकार तो बांग्लादेश में जुलूस निकल रहे हैं कि ममता बनर्जी 18 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। हमने तो पहली बार ऐसा सुना है बिल्कुल कि किसी देश में मुख्यमंत्री बदले और दूसरे देश में वहां पे जुलूस निकाल के उस मुख्यमंत्री के समर्थन में कहें कि हम आपके साथ हैं। कारण ये था ना कि इन्होंने नाम भी बदलना चाहा, उसको बांग्ला नाम करना चाहा, बांग्ला से बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहा। तो इस तरह की अंदर की खबरें भी हैं जो कि डिस्कस यहाँ पे चैनल पे नहीं होती हैं। तो ये सबको इंटीमेशन थी और इसीलिए ये चुनाव बहुत जरूरी था। और इस चुनाव में जो कार्रवाइयां करके और टीएमसी ने जिस तरह से वहां पे हुकूमत की और जिस तरह से हिंदुओं का वहां पे दमन किया, उनका शोषण किया, यही सारी चीजें तो सर अब इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, जो आने वाले समय में भी बार बार अब टीएमसी को इसी सारी चीजों पर घेरा जाए सीधा कि ये जो चीजें हो रही हैं, आरक्षण को आप लोगों ने जो है लगभग खत्म कर दिया, 10 से 7% कर दिया है। इधर अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज दिया है, इधर अवैध अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर चल रहा है। अब तो आप विपक्ष आप पे लगातार सवाल दाग रहा है कि आप लोग जो है ताबड़तोड़ ये जो फैसला ले रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं जिनके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, आप उन वेंडर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं और आप अभिषेक बनर्जी से राजनीतिक बदला निकाल रहे हैं। देखिए, ये कहने वाली बात है सुचित्रा जी, अभिषेक बनर्जी से हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई थी, हम सरकार में आ गए। जो गलत किया हो, या तो अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, जो गलत किए हैं गलत की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उनकी सरकार थी 15 सालों तक, लगातार घोटाले, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, बालू, कोयला, सब में लिप्त थे ये लोग। अगर आज हमारी सरकार सभी काम करने जा रही है तो उन लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि शुरू से गलत करते हुए आए हैं।
बुलडोजर चलना, अच्छा हमारे मकान में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? आपके यहाँ पे जो भी मतलब आपके चैनल से जो भी आए लोग होंगे, आप उनसे पूछिए कि उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। जो गलत किया है फिर उसे करना चाहिए ना, बुलडोजर उनके घर पे चलेगी। अगर जो सही किया होगा, जिसकी सही परमिशन लेकर के काम किए होंगे कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो उनके घर पे बुलडोजर आखिरकार क्यों चलेगी? हमारी बंगाल की जनता, बंगाल के विकास के लिए सरकार ने लाई है। हमें किसी के घर पे सही, अगर जिसके मतलब जो सेंक्शन लेकर के बिल्डिंग बनाया होगा, जो प्लान लेकर के बिल्डिंग बनाया होगा, उसके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगी। उसके घर पे क्यों बुलडोजर चलेगी? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ, जो इलीगल काम किए हुए ठीक है, है। जैसे अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन बना हुआ है, अगर उनका सेंक्शन प्लान है, उनके मेयर, उनके नेता वो भी यकीन करें, मुझे मालूम नहीं और किसने परमिशन दिया बनाने का, उन्हीं के मेयर। बिल्कुल, ये तो हास्यास्पद हो जाता है क्योंकि मेयर तो वही है। ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी, जब अभिषेक बैनर्जी गलत नहीं है, जब उनका बनाया गया कोई नक्शा घर जो है नक्शे से अलग नहीं है, तो फिर आखिर डर किस बात का है? जो मांगा गया है नगर निगम को दे क्यों नहीं दिया जाता? वो अवश्य जाएंगे, किंतु देख रहा हूँ मीडिया में ही आपके कि इनके अर्जुन सिंह सरासरी चोर बोल रहे हैं, तो उनका संयम क्या है? ठीक है, एक दल के तो इनकी भाषा की जो शैली है केवल पश्चिम बंगाल में अस्थिरता को जन्म देने का शुरुआत करना है इनका। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक द्वंद, राजनीतिक मारामारी, काटाकटी ये करने का भारतीय जनता पार्टी शुरू। कुशल जी सुन रहे हैं आप? इतिहास दंगों का इतिहास है। किसी आदमी को अगर भाषा का संयम रख के नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तो ये दुर्भाग्य है कि ये भारतवर्ष में हो, और वही बंगाल में, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि पर, जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेके वोट तो मांगा जाता है, किंतु भाषा संयम का इतना गंदा प्रयोग किया जाता है कि वहां राम प्रकाश जी, ये तो वही बात हो गई, जब आप सत्ता में थे तब आप रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि भूल गए थे, और जब आप बीजेपी सत्ता में आए तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र सर आपके पास आऊंगी, और आपके अनुभव के साथ हम ये समझना चाहते हैं बंगाल में ये जो राजनीति, ठीक है राम प्रकाश जी रुक जाइए, सुरेंद्र सर आपसे ये समझना चाहेंगे, आपके अनुभव से समझना चाहेंगे कि बंगाल में इस वक्त जो स्थिति है, अब जो ये कहा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, उस पर इस तरीके की जो असंयम वाली चीजें वो नहीं होनी चाहिए, ये तो पहले भी ध्यान में रखी जा सकती थी। हमने देखा है चुनाव के दौरान कितनी हिंसा हुई है, हमने देखा है कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं, और आज क्या स्थिति है? अब जब कार्रवाई हो रही है, सच में एक्शन लिया जा रहा है, तो इससे किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको परेशानी है, क्योंकि विपक्ष ने वहां पे जो सरकार चलाई, जो राजनीति की, वो जनता के हित के, देश के हित के हिसाब से नहीं की, और वो अपने एजेंडा को लेकर के सरकार चल रही थी। और जब सरकार अपने एजेंडा को लेकर चलती है तो उसमें फायदा भी उठाते हैं, कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, अवैध कब्जे भी होते हैं, जमीनें भी हड़पी जाती है, सब जगह लोगों को अवैध तरीके से बसाया जाता है। बंगाल की तो यही समस्या थी ना, कि चप्पे चप्पे पर वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा दिया, उनके डाले लगवा दिए। आप चाहे ब्रिज के ऊपर चले जाइए, चाहे आप ब्रिज के नीचे चले जाइए, चाहे किसी गली में चले जाइए, गांव में आप चले जाइए, तो सब जगह अवैध कब्जे हो रहे थे, और एक ही ग्रुप को वहां पे फायदा दिया जा रहा था और उनको पूरा संरक्षण प्राप्त था। तो जो सरकार ने, शुभेंदु सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। बस यही तकलीफ हो रही है, क्योंकि शुभेंदु सरकार जब से सत्ता में आई है अपने वादों को पूरा करी और ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। जरा बताइए, दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, कि केंद्र के साथ ममता सरकार का मनमुटाव ज्यादा अहम था कि देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? एक शब्द में सर जवाब दीजिएगा। ये जो भी मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के नागरिक होगा, उसको देश से ज्यादा प्यार रहेगा, ये स्वाभाविक है। और चुनी हुई मुख्यमंत्री थी जब करे। और दूसरी बात है, मैं देख रहा हूँ तो ये फोकस लेके जो सियालदा स्टेशन में और हावड़ा स्टेशन में, शायद सुरेंद्र स्वामी जी भी बोल रहे थे, वो सारे अगर बांग्लादेशी है तो चिन्हित को निकाल देना। उनको जो उखाड़ा गया, एक गरीब आदमी जो अपनी दिन मजदूरी वो स्टेशनों पर करते, तो उसके लिए तो अभी वामपंथी भी आ रहे, कल 21 तारीख का डेट है, उनका सब मूव करेंगे, तो यह अस्थिरता ही हुई। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं, जरूरी था देश की सुरक्षा जरूरी थी,
तो मुझे लगता है कि सर आप सरकार में थे तो आप लोग को पता होगा चिकन नेक कितना अहमियत रखता है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिकन नेक, लेकिन वहां पर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना। और इतना भी नहीं, आपको ये भी पता होगा कि बांग्लादेश की भी नजर चिकन नेक पर थी। मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाकर धमकी दे दी कि चिकन नेक हम वहां से जो संपर्क काट देंगे तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य और भारत अलग हो जाएगा। तो इतने संवेदनशील जगह पर जब आप लोग इस तरीके से असंवेदनशील फैसला लेते हैं तो सर सवाल उठता है। कुशल पांडे जी, क्या वो कारण रहे कि अब तक ये फैसला नहीं लिया जा सका? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि केंद्र ने जानबूझकर जो है समन्वय नहीं बिठाया, इस वजह से ये काम अब तक रुका पड़ा था। अब डबल इंजन की सरकार है तो काम हो रहे हैं। देखिए, ये कहना जो अभी विपक्ष में है, ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने अपने लेटर पर 7 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि बॉर्डर सुरक्षा के लिए हमें जगह दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस लेटर को इग्नोर किया था, उसका जवाब तक नहीं दिया था। और वही कारण है कि डबल इंजन की सरकार बने हुए 15 दिन भी नहीं हुई है और हमने जगह दे दिया है केंद्र सरकार को कि आप लीजिए और बांग्लादेशियों की यहाँ घुसने मत दीजिए, जो वहां के लोग घुसते हैं उन्हें रोका जाए, बॉर्डर सुरक्षा के लिए हमने जगह दे दिया है। हम जिन जिन वादों पर चुनाव लड़े हैं उन वादों को पूरा करने के लिए 24 घंटा रास्ते पर रहेंगे, 24 घंटा बंगाली जनता के साथ रहेंगे कि हमने जिस वादे के ऊपर में चुनाव जीता है उन वादों को पूरा करना मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे बॉर्डर सुरक्षा हो, चाहे रोहिंग्यों को बंगाल से बाहर भेजने का हो, चाहे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजने का हो, हर एक वादे पर हम खड़े उतरेंगे। चाहे देखिए, मुख्यमंत्री शुरू से ही ये कह रहे थे कि बंगाली बोलने वालों का नाम काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री खुल के क्यों नहीं बोल रही थी कि बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा है, बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा था, क्योंकि बांग्लादेशी भी तो बंगाली ही बोलते हैं। ठीक है, खुल के नहीं बोल पा रही थी मुख्यमंत्री, लोगों को भ्रमित कर रही थी। तो बंगाल की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया कि अगर आपको बांग्लादेशी से प्यार है तो आप जाइए बांग्लादेश का ही मुख्यमंत्री। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर समअप करके हम ये समझ लें कि जो बांग्लादेशी या फिर SIR में जिनके नाम काटे गए उन घुसपैठियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। हमें तो डर है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में, ठीक है, राम प्रकाश जी डरिए मत, किसी भी भारतीय को बाहर नहीं निकाला जाएगा। गलत केस देकर उनको अंदर करेंगे और अंग्रेजों जैसा ये अत्याचार करेंगे बंगाल में, हमें तो इसका डर है। ठीक है, अब ये तो आगे देखने की बात होगी कि सरकार क्या कुछ फैसले लेती है। पश्चिम बंगाल की जनता को तंग करेंगे ये, हमें तो ये डर है। ठीक है, अब जब मैंडेट जनता ने दिया है तो मैंडेट जनता ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा। राम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे और चर्चा में आप लोगों ने जो है अपना समय दिया। और कुल मिलाकर बात यही है कि देखिए, ताबड़तोड़ फैसले इस वक्त बंगाल में लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से विपक्ष के पेट में अब दर्द हो रहा है, लेकिन देखने की बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है।